हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है सभी का क्लास 11 की लेक्चर सीरीज में। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इसके 3 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था 3 बेसिक क्वांटिटीज के बारे में, कौन सी? लेंथ, मास एंड टाइम के। हमने इनकी रेंज के बारे में डिस्कस किया, इनके मेथड ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। और वहां पे हमने देखा कि जब हम लेंथ के मेजरमेंट्स की बात कर रहे थे तो कुछ स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए या लार्ज लेंथ की मेजरमेंट्स के लिए हमें कुछ इनडायरेक्ट मेथड यूज करने पड़ते। इनडायरेक्ट मेथड्स में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आपकी एनसीईआरटी में, आपके सिलेबस में है। कौन से? पैरेलक्स मेथड और ओलिकस। आज हम इन्हीं दोनों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। पैरेलक्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पैरेलक्स मेथड से ही। सबसे पहले पैरेलक्स मेथड कहाँ यूज होता है? स्टार्स या प्लैनेट्स जो अर्थ से बहुत दूर हैं उनके डिस्टेंसेस मेजर। दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंसेस ऑफ प्लैनेट्स व्हिच आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। अब सबसे पहले देख लेते हैं पैरेलक्स होता क्या है और फिर इसको कैसे अप्लाई करते हैं। कितनी छोटी सी चीज है और आप देखेंगे कि कितने बड़े लेवल पे, कितने इंटरेस्टिंग तरीके से अप्लाई की हुई है प्लैनेट या स्टार्स की डिस्टेंस में। तो देखते हैं पहले पैरेलक्स होता क्या है। पैरेलक्स को समझने के लिए हमने एक रूम का पिक्चर लिया है यहाँ पे। अगर आप किसी रूम में वॉल पे कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे, रेफरेंस पॉइंट के लिए यानी आपकी वॉल पे कभी वॉल क्लॉक रखी होती है या कोई डेकोरेटिव पीस लगा हुआ है या पिक्चर फ्रेम लगा हुआ है, उसे आप मान लें कि ये आपका फ्रेम रेफरेंस पॉइंट। उस रेफरेंस पॉइंट के पास आप अपनी पेंसिल या पेन को ऐसे लेकर जाएं। आपको क्या करना है? पेंसिल या पेन को पिक्चर के बिल्कुल सेंटर में आपने रखा है या पिक्चर के बिल्कुल एक कॉर्नर पे आप इसको स्टेबल करेंगे। अब जब आप अपनी पेंसिल या पेन को लेफ्ट आई क्लोज करके देखेंगे तो आपको थोड़ी सी राइट में शिफ्टेड दिखाई देगी, और अगर राइट आई क्लोज करके देखेंगे तो आपको लेफ्ट में शिफ्ट। ठीक है, अभी आपकी पेंसिल लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब आप राइट आई से देख रहे हैं लेफ्ट आई क्लोज करके। और जब आपकी पेंसिल राइट में शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब आप लेफ्ट आई से देख रहे हैं राइट आई को क्लोज करके। ओके। इसी का ये रे डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे ये जो रेड कलर का डॉट आपको दिख रहा है, ये रेड कलर का डॉट आपका पेंसिल है। ठीक है, अब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो अगर आप लेफ्ट आई से देखेंगे तो इसका जो इमेज है वो आपका कहीं राइट में जाकर शिफ्ट होगा। यहाँ पे आपका ये इमेज शिफ्ट हो गया। ठीक है, और अगर आप इसे राइट आई से देखेंगे तो यही रेड डॉट आपका थोड़ा राइट में जाता है। ठीक है, अब रेफरेंस जितना दूर होगा ये शिफ्टिंग उतनी ज्यादा आपको दिखाई। फाइन। अभी देखो आगे, ये जो डिस्टेंस है ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं हमारे वो दोनों डिफरेंट है। पहली बार हम लेफ्ट आई से देख रहे हैं, दूसरी बार हम राइट आई से देख रहे हैं, और दोनों आईज एक ही पोजीशन पर नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर है। तो जब भी हमारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग अलग होते हैं तब हमें पैरेलक्स दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? लेफ्ट आई एंड राइट आई। और इन्हीं दोनों पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं बेसिस। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस। इन दिस एग्जाम्पल द बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द आईज। यहाँ पे पेंसिल वाले एग्जाम्पल में आपके 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? लेफ्ट आई और राइट आई। तो यहाँ पे बेसिस क्या हो जाएगी? दोनों के बीच की डिस्टेंस। ओके, आई होप आपको बेसिस का मीनिंग क्लियर हो गया है। जिन 2 डिफरेंट पॉइंट से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेसिस। ओके, ये था हमारा पैरेलक्स। अब आगे देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ये है हमारी अर्थ और ये हमारा कोई प्लैनेट या स्टार जिसकी हमें डिस्टेंस अर्थ से कैलकुलेट करनी। ओके, तो हम किन्हीं भी 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को चूज करेंगे। अर्थ पे 2 ऐसे पॉइंट चूज करेंगे जहां से हम दोनों पॉइंट से डिफरेंट एंगल से स्टार को या प्लैनेट को देखेंगे। ठीक है, तो इस स्टार को देखेंगे हम पहले टेलीस्कोप को सीधा रखेंगे स्ट्रेट लाइन में और फिर रोटेट कराते हुए इसको देखेंगे। ऐसे ही दूसरे पॉइंट से भी सेम हम देखने की कोशिश करें। ठीक है, और हमारा जो पैरेलक्स एंगल है उसे हमने कैलकुलेट। अब कैसे देखेंगे देखते हैं जरा। यहाँ से हमने टेलीस्कोप को घुमाया और सपोज करते हैं किसी θ1 एंगल पे आकर के हमें ये स्टार जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी θ1। अब दूसरे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से देखेंगे तो यहाँ पे जो टेलीस्कोप ने एंगल बनाया है उसको एज्यूम करते हैं θ2
तो यहाँ का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, θ2। So this will be the total angle theta that will be equal to θ1 plus θ2। ये मेथड है हमारा थीटा कैलकुलेट, ठीक है। अब बात करते हैं ये पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये दो पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको कहाँ लेने हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस आपको पता होनी, ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस हमें हर बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उस एक एक्स्ट्रा टास्क को हटाने के लिए हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अर्थ के बीचों बीच ऐसी जगह पर लेते हैं जहां इनके बीच का डिस्टेंस अर्थ का डायमीटर। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आप कैसे अर्थ के डायमीटर को बेसिस एज्यूम करते हुए पैरेलक्स एंगल बनाएंगे। ये देखो, ये अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच आपने दो पॉइंट लेने हैं जिससे कि ये डायामीटर के अलोंग बन जाएं और आपको बेसिस की जो लेंथ है वो कैलकुलेट ना करनी पड़े, वो आपको ऑलरेडी नोन है। अर्थ का डायामीटर कितना है वो वहां पे आप वैल्यू पुट कर, अर्थ का डायामीटर कितना है 6400 किलोमीटर अराउंड, अप्रोक्सीमेट इतना है, ठीक है। सो अब ये रेड कलर से हमने क्या बनाया है, स्टार, जिसकी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, इसको मैं ऐसे एज्यूम कर, इस पॉइंट से देखेंगे हमारा पहले टेलीस्कोप से, और फिर दूसरे पॉइंट से देखेंगे, और दोनों पॉइंट से सेम टाइम पे देख करके हम पता लगा लेंगे कि इन दोनों रेज के बीच में एंगल कितना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये आपका आ गया बेसिस जो किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द अर्थ के इक्वल होगा, और ये आपका आ गया है एंगल थीटा, ये है आपकी डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। हालांकि डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, और आप यहाँ पे लाइंस बना के देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और ये जो साइड वाली डिस्टेंस है इनके बीच में आपको कुछ खास डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। तो हमने ये जो लाइन है ये पॉइंट ए और पॉइंट बी एज्यूम करें, तो पॉइंट ए से ए एस और बी से बी एस, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इसको, ए एस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बी एस will be approximate equal to distance of the star from the earth, ठीक है। यहाँ सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट उसके इक्वल डिस्टेंस होगी, तो हम इक्वल एज्यूम करेंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको सेंटर एज्यूम करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है, कितनी रेडियस का, डी रेडियस। आप एज्यूम करें कि ये स्टार एक सेंटर है सर्कल का, और आप एक सर्कल बना रहे हैं बहुत बड़ा जो अर्थ के डायमीटर में से क्रॉस करेगा क्योंकि उसकी रेडियस b है। तो ये जो सर्कल है ये इतना बड़ा होगा जिसकी इस छोटी सी डिस्टेंस को हम, आर्क को हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के इक्वल एज्यूम कर पाएंगे। जैसे आपको पता है अर्थ बहुत बड़ी है तो उसके छोटे से पार्ट को हम प्लेन एज्यूम कर लेते हैं, तो ये सर्कल इतना बड़ा है कि ये छोटी सी जो आर्क होगी, आर्क ए बी, इसको हम जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हम बेसिस बोलते थे उसके इक्वल एज्यूम कर पाए। ओके, क्यों एज्यूम कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका रेडियस बहुत ज्यादा है, ये आर्क की लेंथ जो है कंपैरेटिव टू डी बहुत छोटी है, डी बहुत, कैपिटल डी बहुत बड़ा है, और ये बेसिस बी जो है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है। आगे देखते हैं। As the planet is very far, b upon d is very less than 1. As b is very less than d, d को नीचे लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि b by d जो है हमारा बहुत छोटा है एक से। क्यों, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, ठीक है, थीटा बहुत स्मॉल है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर्कल का जो होता है हमारा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आपने 9th क्लास में फॉर्मूला बार बार पढ़ा। तो यहाँ से आप देखेंगे हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, ए एस इज द रेडियस, रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस की, प्लैनेट से अर्थ की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो रेडियस विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल, आर्क की वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस हमारा डी है, आर्क कितनी है हमारी बी बेसिस के अप्रोक्सीमेट इक्वल, और एंगल कितना है हमारा थीटा, भूले नहीं यहाँ पे आपको थीटा जो है रेडियंस में, ठीक है। डिस्टेंस कैलकुलेट करते टाइम इसको आपको रेडियंस में लेना है, डिग्री में नहीं लेना है। फाइन, ये था हमारा मेथड इसको कैलकुलेट करने का, यहां से इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट। अब हम इसी पैरेलक्स मेथड को यहाँ पे देखेंगे, आप इमेजेस स्टार के डिफरेंट डिफरेंट बन रहे होंगे, लेकिन आपको एंगल पता चल जाएगा तो वहां से आप उसकी डिस्टेंस। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं स्टार का, उसी स्टार जिसकी अभी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की। डिस्टेंस हमने पैरेलक्स मेथड से कैलकुलेट कर ली, तो डायमीटर के लिए हम क्या करेंगे, दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह हम एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पहले प्लैनेट की एक साइड को देखेंगे और फिर टेलीस्कोप को रोटेट करा के दूसरी साइड को,
यहाँ पे हमें फिर से एक एंगल मिलेगा, एंगल थीटा। टेलीस्कोप को रोटेट कराने से, हमने टेलीस्कोप से एक साइड देखी और फिर रोटेट करा के दूसरी साइड देखी, पूरा प्लैनेट हमने देख लिया, ठीक है। अभी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, प्लैनेट का डायमीटर डी या बेसिस आप बोल रहे थे। तो ये हमारी डिस्टेंस डी, प्लैनेट की डिस्टेंस अर्थ से अभी अभी हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट की है। अब फिर से वही फॉर्मूला लगा करके एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डी डायमीटर। अब इस पर्टिकुलर केस में ये हमारा एंगल, ये हमारा डायमीटर पूरे सर्कल का, और ये हमारी क्या हो गई, आर्क। आर्क किसके इक्वल हो गया, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट के। तो यहाँ पे हमें आर्क कैलकुलेट करना है, आर्क कितना आएगा, एंगल इंटू रेडियस। तो यहाँ से आर्क की वैल्यू से हम डायमीटर ऑफ द प्लैनेट कैलकुलेट, ठीक है। तो पैरेलक्स मेथड से हम पहले दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेकर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लैनेट या स्टार की डिस्टेंस, और फिर यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, साइज ऑफ द प्लैनेट। ओके, आगे आगे देखते हैं डिस्टेंस ऑफ अ फिक्स स्टार। अब किसी फिक्स स्टार का मतलब ये है कि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अगर तो वहां पे उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक और एक्यूरेट मेथड है, पैरेलक्स को ही यूज करेंगे। कैसे, ये हमारा सन है और ये हमारा वो स्टार है, नियरेस्ट स्टार, जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी है डिस्टेंस की, और ये हमारा अर्थ का ऑर्बिट है। ये हमारी अर्थ, सपोज करते हैं जनवरी में अर्थ की ये पोजीशन है, तो यहाँ से हम टेलीस्कोप से इसका एंगल नोट करेंगे कि स्टार कितने एंगल पे हमें मिल रहा है, एंड दैट एंगल इज अप्रोक्सीमेट, सपोज थीटा हमारा एंगल आ गया, थीटा 1, ठीक है। तो अगर हम 6 मंथ बाद देखेंगे, तो 6 मंथ बाद हमारा जो यहाँ से दूसरे पॉइंट से ऑब्जर्वेशन बनेगा, वो क्या बनेगा, ये थीटा 2 एंगल। तो अगर सेंटर में है स्टार तो थीटा 1 और थीटा 2 सेम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, फाइन। अब हमें पता है कि एवरेज जो रेडियस है हमारी वो कितनी है, 1 AU। 1 AU हमारी एवरेज रेडियस है अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, अगर हम इसको नीचे मिलाएं सेंटर से, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, फाइन। अब इस एंगल से हम दो तरीके से हम इसकी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, अर्थ से स्टार की डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, या तो हम यहाँ पे फिर से वही सर्कल एज्यूम करेंगे एक बहुत बड़ा, जिसमें सेंटर होगा ये और रेडियस होगी टी। तो फिर से वही एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, ये हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो बेसिस है वो 2 AU हो जाएगा, बेसिस बी, ये टोटल डिस्टेंस बेसिस बी, और ये हमारा एंगल थीटा, पैरेलक्स एंगल, ठीक है, और ये हमारा क्या, डिस्टेंस डी। तो सेम वही जो पहले हमने फॉर्मूला लगाया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा, रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल। ओके, तो या तो हम यहाँ से करेंगे, आर्क कितना है हमारा बी, यानी कि 2 AU इस केस में, और एंगल हमारा थीटा। दूसरा मोर एक्यूरेट, क्योंकि आप देखेंगे कि इस केस में हमारा बेसिस जो है वो बहुत बड़ा है, वो आर्क के अप्रोक्सीमेट इक्वल नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ से टेन थीटा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा क्या रहेगा, 10 90 माइनस थीटा, और टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, हमारी ये डिस्टेंस डी, जो एवरेज डिस्टेंस है सन से स्टार की, तो एवरेज डिस्टेंस डी अपॉन हमारा क्या है, बेसिस 1 AU, 1 AU। तो यहाँ से भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि सन से वो स्टार कितनी दूर है, और वहां से हमारे पास डिस्टेंस का मेजरमेंट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्सेक। पार्सेक इज द अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। हमने पिछले लेक्चर में दो यूनिट डिस्क्राइब की थी, वन आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट क्या होती है, हमारी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, दैट मीन्स हमारा रेडियस जो है ऑर्बिटल, एवरेज ऑर्बिटल रेडियस। और लाइट ईयर क्या होता है, हमारा एक साल में जो लाइट ट्रेवल करती है जितनी डिस्टेंस, हम बोलते हैं लाइट ईयर। अब पार्सेक देख लेते हैं, अभी अभी हमने एंगल बनाया था, ये सन है, ये अर्थ है, ये जो एंगल बना रहा है कोई स्टार, तो अगर कोई स्टार 1 सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाता है, तो हमारी जो स्टार की डिस्टेंस होती है वो 1 पार्सेक है। या फिर आप दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं कि अगर 1 पार्सेक डिस्टेंस पे कोई स्टार है, तो उसका जो एंगल बनेगा, पैरेलक्स एंगल, यहाँ से देखने पे, अर्थ से देखने कितना बनेगा, 1 आर्क सेकेंड, ठीक है।
ये 2 पोजीशंस हैं स्टार्स की जो दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक्चुअल में स्टार हमारे यहाँ है। तो 1 पार्सेक को कैलकुलेट कैसे करेंगे, वही आप tan थीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आप tan थीटा से कैलकुलेट करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के इक्वल आता है। यहाँ पे रिलेशंस दिए गए हैं पार्सेक और लाइट ईयर के बीच में, पार्सेक और आंगस्ट्रॉम के बीच में। क्या आप कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हैं इसमें कुछ? ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ प्लैनेट इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B on Earth. The angle theta is 3.32 into 10⁻⁻2 रेडियन। आपको 2 पॉइंट से आपने मेजर किया किसी स्टार को, और आपको एंगल कितना दिया गया है रेडियन में, 3.32 into 10⁻⁻2। डायमीटर ऑफ अर्थ, ये डायमीटर जो है दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, ये भी आपको गिवन 1.276 into 10⁻7 मीटर। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, और आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अभी हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था, d इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। b की वैल्यू पुट करेंगे, बेसिस ये 10⁻7 है, थोड़ा सा करेक्ट कर लें टाइपिंग मिस्टेक्स में, और ये यहाँ पे आप एंगल पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ओके, नेक्स्ट अभी देखते हैं ऑलिक एसिड मेथड। ऑलिक एसिड क्या होता है, एक लिक्विड है, सोपे लिक्विड है, जिसका मॉलिक्यूलर साइज अप्रोक्सीमेट 10⁻⁹ मीटर का। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले एक मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनानी है वाटर के ऊपर, जिसमें ऑलिक एसिड के मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनाने के बाद हम उसके सरफेस एरिया को यूज करते हुए मॉलिक्यूल्स का साइज कैलकुलेट करने की। तो कैसे, सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल्स का साइज कैलकुलेट किया ऑलिक एसिड की हेल्प से, वो ये मेथड है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने अल्कोहल लेना है, कितना अप्रोक्सीमेट 19 यूनिट्स, तो 19 सेंटीमीटर क्यूब एज्यूम कर लेते हैं। अगर 19 यूनिट हम अल्कोहल ले रहे हैं तो हम 1 यूनिट लेंगे हमारा ऑलिक एसिड, दोनों को मिक्स करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 20 यूनिट्स सॉल्यूशन के अंदर ऑलिक एसिड कितना है 1 यूनिट, और अल्कोहल कितना है 19। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड इन सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी 1/20 पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑलिक एसिड की स्पेलिंग देख लेना जरा। ओके, तो 1/20 हमारा हो गया ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन इसके अंदर, इस लिक्विड के अंदर। अब हम सेम एक बार फिर से इसकी कंसंट्रेशन को और कम करने के लिए फिर इसे अल्कोहल में मिलाएंगे। कैसे, हमने ये जो ऑलिक एसिड सॉल्यूशन बनाया है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1/20, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। ये 1/20 वाला जो है इसमें से 19 साइड में कर देंगे और फिर से 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको फिर से 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल के अंदर मिक्स करेंगे। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम, 19 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम, फिर से हमने इसको मिक्स किया तो हमारा टोटल जो फिर से वॉल्यूम निकल के आएगा वो कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब, 20 यूनिट्स। और इस 20 यूनिट्स के अंदर हमने 1/20 कंसंट्रेशन का ऑलिक एसिड मिलाया था, और अब फिर से 19 सेंटीमीटर क्यूब में मिला दिया है, तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1/20 इंटू 1/20, दैट मीन्स 1/400। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर 1/400 ऑलिक एसिड। इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा सॉल्यूशन हम 400 यूनिट्स ले लें, यानी 400 सेंटीमीटर क्यूब ऐसा सॉल्यूशन ले लें, तो उस 400 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ 1 यूनिट हमारा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा ऑलिक एसिड होगा, बाकी क्या है, ठीक है। तो इतना लो कंसंट्रेशन का हमने ऑलिक एसिड लेना है, और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये जो हमारा ऑलिक एसिड सॉल्यूशन तैयार हुआ, इसको हम वाटर सरफेस पे डालेंगे। इसको डालने से पहले हमने ये वाटर सरफेस लिया, और वाटर सरफेस पे हम क्या डालेंगे, लाइकोपोडियम पाउडर। क्या है हमारा लाइकोपोडियम पाउडर। ये लाइकोपोडियम पाउडर, आपने जो टेल्कम पाउडर देखा है देखने में सेम वैसे ही होता है, लेकिन इसके पार्टिकल्स जो है बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि वो एक मोनो लेयर जो है वाटर के ऊपर बना लेते हैं। उसको स्प्रिंकल करेंगे बड़े ध्यान से, वाटर सरफेस के ऊपर वो फैल जाएगा, और फैलने के बाद यहाँ पे हम एक ड्रॉप उसके ऊपर किसकी डालेंगे, ऑलिक एसिड सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया, ठीक है। तो कुछ ड्रॉप्स हम डालने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ड्रॉप्स सपोज हमने n ड्रॉप्स इसके ऊपर गिरा दी, तो जैसे ही हम ड्रॉप गिराएंगे यहाँ पे एक सर्कुलर सरफेस बनेगी ड्यू टू द सरफेस टेंशन, आपको पता है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर सरफेस पाउडर के अंदर बन गई है, किसकी, ऑलिक एसिड सॉल्यूशन की, वाटर के ऊपर। फाइन, अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये हमारा वाटर है, ये हमारा जो है ये लाइकोपोडियम पाउडर है,
और ये लाइकोपोडियम पाउडर के अंदर हमारा सर्कुलर जो पार्ट है ये किसका है, ओलिक एसिड। अब जैसे ही ये ओलिक एसिड ड्रॉप हम इसके ऊपर डालेंगे, ये स्प्रेड हो जाएगी किसमें, बहुत पतली लेयर के अंदर, और रफली मॉलिक्यूलर थिकनेस होगी। एक मॉलिक्यूल जो है स्प्रेड होता चला जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत कम है लिक्विड की, तो एक मॉलिक्यूलर लेवल पे ये स्प्रेड हो जाएगी। फाइन। उसके बाद देखते हैं अब क्या करना है आपको। वी क्विकली मेजर द डायमीटर ऑफ द थिन फिल्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो थिन फिल्म हमारी बनी है ये, इसका डायमीटर हम कैलकुलेट, का डायमीटर कितना है, और वहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया। एरिया कैलकुलेट कर लिया हमने। अब सपोज करते हैं हमने कितने ड्रॉप्स डाली थी वाटर की, जो ऑलिक एसिड सॉल्यूशन था उसकी, सपोज हमने n ड्रॉप्स डाले। ओके। और अब हमने क्या करना है, ड्रॉप का जो पहले से वॉल्यूम कैलकुलेट करके रखना है। पहले से हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप ड्रॉपर से गिरा के देखेंगे और उसका वॉल्यूम हम देख लेंगे कितना है। जितनी ड्रॉप्स हमने गिराई उनका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू v सेंटीमीटर। अब हमने टोटल जो सॉल्यूशन इसके ऊपर गिराया है उसका वॉल्यूम कितना है, n इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब, और इसका डायमीटर अगर d है तो वहां से इसका एरिया कितना कैलकुलेट किया हमने, सर्कुलर वाला सर्कल का फॉर्मूला लगा के पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास दो चीजें आ गई, वॉल्यूम भी आ गया है और एरिया भी आ गया, और अमाउंट कितना है इस एन वी क्यूब के अंदर, टोटल सॉल्यूशन जो हमने गिराया उसका वॉल्यूम एन वी है, बट उसमें ऑलिक एसिड कितना है, 1/400 से मल्टीप्लाई, तो एन वी अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम अमाउंट ऑफ द ऑलिक एसिड। ओके, आगे देखते हैं। ये सपोज करते हैं वो हमारी फिल्म है जो उसके ऊपर बन रही थी ऑलिक एसिड सॉल्यूशन की, इसका एरिया हमने कैलकुलेट किया ए, और इसकी थिकनेस सपोज करते हैं हमारी कितनी है, टी थिकनेस हमारी मॉलिक्यूलर लेवल की बन रही है, और वॉल्यूम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलिक एसिड सॉल्यूशन का। आपको पता है जो अल्कोहल होगा ऑलिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर वो वाटर में मिक्स हो जाएगा, ऊपर जो लेयर बनेगी वो सिर्फ किसकी बनेगी, ऑलिक एसिड की बनेगी। तो आपको पता है वाटर सरफेस पे अगर आप ऑयल गिराएंगे तो ऑयल स्प्रेड होगा, लेकिन वाटर सरफेस पे अगर आप वाटर गिराएंगे तो उसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है। अभी हमने ऑलिक एसिड का वॉल्यूम निकाला है कितना है, और एरिया भी हमने फिल्म का कैलकुलेट कर लिया है कितना। दोनों की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हम थिकनेस निकाल लेंगे कि कितनी पतली थिकनेस की हमारी फिल्म जो है वो बनने वाली, एंड दैट विल बी द थिकनेस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। ओके। अब ये थिकनेस टी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म। अब वॉल्यूम ऑफ द फिल्म में हमें सिर्फ वॉल्यूम लेना है किसका, ऑलिक एसिड का। क्यों, क्योंकि आपको पता है एल्कोहल जो है वो पानी में नीचे मिक्स हो गया है, फिल्म किसने बनाई है, सिर्फ ऑलिक एसिड। तो अभी हमने पीछे वाले स्लाइड में कैलकुलेट किया है, टोटल वॉल्यूम हमने जो ड्रॉप्स गिराई थी वो थी एनवी, और उसमें ऑलिक एसिड का वॉल्यूम सिर्फ कितना था, एनवी अपॉन 400। तो यहाँ पे हमने जो वॉल्यूम लेना है वो कौन सा लेना है, एनवी अपॉन 400, और इसको इंटू करेंगे ए से। ठीक है। तो टी इज इक्वल टू वी अपॉन ए, वहां से वी अपॉन ए। अगर हम एज्यूम करें कि ये मोनोमॉलिक्यूलर लेयर है, तो यहाँ की कैलकुलेशन से जब हम थिकनेस कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 10⁻⁻ मीटर। तो ये हमारा मेथड है ऑलिक एसिड, पैरेलक्स मेथड और ऑलिक एसिड मेथड। हमने दो मेथड्स पढ़े। पैरेलक्स मेथड से हम दो पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लेकर किसी स्टार की डिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखा। उसके बाद किसी एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से स्टार को दो साइड से देखकर, दोनों साइड से देखकर उसका एंगुलर डायमीटर कैलकुलेट करना सीखा। उसके बाद हमने अर्थ की दो डिफरेंट पोजीशन से अगर स्टार की डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो भी हमारे पास एक दूसरा मेथड है पैरेलक्स का, जिसमें हमारे स्टार का कांस्टेंट पोजीशन पे होना जरूरी है। ज्यादा एक्यूरेट है ये, लेकिन अगर स्टार हमारा कांस्टेंट नहीं रह रहा है तो फिर हम यहाँ पे जो पहले वाला मेथड। उसके बाद हमने ऑलिक एसिड मेथड में क्या देखा, पहले हम 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड मिलाएंगे, फिर इस सॉल्यूशन को फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब को 19 में मिला देंगे, तो हमारे पास 1/400 की कंसंट्रेशन वाला एक ऑलिक एसिड सॉल्यूशन बनेगा। और उसको जब हम वाटर सरफेस पे लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर गिराएंगे तो हमारा अल्कोहल वाटर में मिक्स हो गया है, और हमारे ऑलिक एसिड सॉल्यूशन ने ऑलिक एसिड की एक पतली फिल्म उसके ऊपर वाटर सरफेस के ऊपर बना ली है। उस वाटर सरफेस की फिल्म की थिकनेस हम वॉल्यूम अपॉन एरिया से कैलकुलेट करेंगे, और वो हमारी थिकनेस अप्रोक्सीमेट कितनी आती है, 10⁻⁹ मीटर। दैट मीन्स हमारे मॉलिक्यूल्स का साइज कितना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मेजरमेंट्स में एरर्स कौन कौन सी हैं। ठीक है।
तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।